हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 22 नवंबर की एडिटोरियल डिस्कशन में। आज सुमित सर ये सेशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो कहीं बिजी हैं। कल से वो दोबारा इसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम कौन कौन से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो है चाइना की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में, जिसमें कुछ बदलाव देखे गए हैं और उसका इम्पैक्ट इंडिया और दुनिया भर पर क्या हो सकता है। इसके बाद हम स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, मिंग्स टू पीस एग्रीमेंट और आयुर्वेदा के बारे में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो बात कर रहा है चाइना की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के बारे में और कुछ जो उसमें चेंजेस देखे गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है भारत के लिए और दुनिया के लिए। अगर आप देखें चाइना की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को, तो पहली बात यह कि आप क्लियर करिए कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमें पता है। लेकिन जब चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे, उन्होंने कहा था कि वो एक पॉलिसी इख्तियार करेंगे जिसका नाम है NFP, यानी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। चाइना अपनी तरफ से पहले किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा। अगर उनके ऊपर किसी ने इस्तेमाल किया तभी वो जवाबी कार्रवाई में अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके न्यूक्लियर वेपन्स सेल्फ डिफेंस के लिए हैं, पीस के लिए है। और ठीक यही पॉलिसी इंडिया ने भी इख्तियार की है कि हम भी पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब खास बात, NFP रशिया, चाइना या पाकिस्तान ने नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। इंडिया, चाइना ने बोला कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो न्यूक्लियर नॉन फर्स्ट यूज़ पॉलिसी इंडिया और चाइना की है, उसके तहत इंडिया भी पहले अटैक नहीं करेगा, चाइना भी पहले अटैक नहीं करेगा। तो भाई जंग के आसार बहुत कम हो जाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के। लेकिन अभी जो कुछ बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच में। उसके बाद कुछ समस्याएं, रिपोर्ट्स आई, उससे कुछ समस्याएं खुल के सामने आई हैं कि चाइना की जो मिलिट्री पावर रिपोर्ट पब्लिश हुई है उससे पता चल रहा है कि लगातार चाइना की कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और किस तरह के वेपन्स वो रखते हैं उनमें बदलाव देखा गया है। इससे न सिर्फ ये पता लग रहा है कि उनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो उनके हथियारों का जखीरा है वो बदल गया है, बल्कि वो किस तरह इसको डेवलप कर रहे हैं वो भी काफी अलग है जैसा उन्होंने बोला था पहले के मुकाबले। अब अगर हम देखें तो ये असल में 4 एरियाज पे स्पेसिफिकली चेंज हमें देखने को मिलते हैं। एक, उनकी क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ, दूसरी एटॉमिक यील्ड, डिलीवरी कैपेबिलिटीज और पोस्चर। अब खास बात यह समझने के लिए कि जब भी न्यूक्लियर वेपन्स कोई देश डेवलप करता है तो क्यों डेवलप करता है कि भाई अगर हम पे किसी बड़ी पावर ने, जिसके पास ज़्यादा बड़ी मिलिट्री है, जिससे हम कन्वेंशनली नहीं लड़ सकते, बॉर्डर पर सेना के साथ नहीं लड़ सकते, तो हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं कि चलो आप आके हमें हथियारों से हरा सकते हो, आपके पास अच्छी एयरफोर्स है या आर्मी है, लेकिन अगर आप हमें हराने लगोगे तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद आपका पूरा देश तबाह हो जाएगा। ये बेसिक लॉजिक होता है। तो इसे कहते हैं ऑल आउट वॉर, यानी आप पूरे देश के ऊपर छोड़ेंगे, सिविलियन से लेकर उनके देश में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर एक होती है बैटल फील्ड पे या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मतलब होते हैं छोटे लेवल के न्यूक्लियर वेपन्स। ये बहुत कम मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स इसमें होता है मटेरियल जो एक छोटा सा ब्लास्ट करेगा, लेट्स से 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक अटैक करके किसी एरिया को उड़ा देना। ये पाकिस्तान डेवलप कर रहा था टैक्टाइल न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि इंडिया के साथ वो बैटल फील्ड में, यानी मैदान पे भी, जंग के मैदान में भी इस्तेमाल कर सके। अभी तक चाइना के जितने न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सारे कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन अब हमें देख रहा है कि वो छोटे एटॉमिक यील्ड वाले यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है। अब इंडिया के लिए टेंशन की बात है, अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे तो हो सकता है कि इंडिया, जैसे गलवान में हमने देखा, वहां उन्होंने छोटा सा न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, उसके बदले में इंडिया पूरे चाइना पर अटैक तो नहीं कर सकता कि चाइना के 10 करोड़ लोगों को हम जान से मार दें। तो वो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जब कोई देश टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, क्योंकि उसको लेकर अभी किसी देश ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई हुई। और अमेरिका में भी देखा गया कि चाइना एटॉमिक यील्ड कम भी कर रहा है कुछ वेपन्स पे, यानी छोटे वाले न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है और बड़े तो बना ही रहा है। फिर देख रहे हैं क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ की बात, कि जो साइज है उनके आर्सेनल का, पहले 200 न्यूक्लियर वॉरहेड उनके पास थे, 200-250, अभी देखा जा रहा है कि उन्होंने लगभग 700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लिए हैं। जो देश ऐसा कह रहा है कि वो पहले अटैक नहीं करेगा, जो देश ऐसा कह रहा है कि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, डिफेंस के लिए चाहिए इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स का, वो क्या करेगा। और बताना चाहूँगा, इंडिया में कहा जा रहा है कि 70 से 90 ही अभी तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि चाइना के पास 700 के आसपास हैं। और ये भी देखा गया कि इनकी डिलीवरी कैपेबिलिटीज भी बदल रही हैं, यानी इन्होंने ऐसे वेपन्स भी तैयार किए हैं, ऐसे मिसाइल्स तैयार किए हैं बैलिस्टिक, जो 5000-10,000 किलोमीटर तक जाके मारक क्षमता रखते हैं। तो पूरी एशिया तो कवर कर ही रखी है, दुनिया में कहीं भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं ये। और फाइनली इनका पोस्चर मतलब हमने बात की पहले नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की, जिसमें अब बदलाव देखा जा रहा है। चाइना ऐसा कह रहा है कि वो अब अगर उसे लगा, उसे वार्निंग आई कि कोई देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने ही वाला है, तो वो कर देगा यूज।
तो अब आप सोचिए, जब आपकी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी थी, इसका मतलब जो आपके ऊपर अटैक हो जाएगा तब आप जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप पहले से सतर्क रहेंगे कि अगर आपको ऐसा अंदेशा होगा कि कोई अटैक करेगा तो आप भी अटैक कर देंगे उससे पहले, तो इसका मतलब आपके न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा ऑन रहेंगे, हमेशा वो अलर्ट मुद्रा में रहेंगे। और जब आपके सारे न्यूक्लियर वेपन्स, या आपकी पॉलिसी ऐसी है कि हमेशा अलर्ट रहेगी, तो इसका मतलब वो किसी भी चीज़ को ऐसा मान सकते हैं कि अच्छा ये वार्निंग लगी हमने, इसलिए हमने न्यूक्लियर वेपन अटैक कर दिया। तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो फिर काम में ही नहीं आई ना। तो इसी चक्कर में हम देख रहे हैं कि इनकी साइज न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, इनकी एस्टिमेट कहाँ तक ये डिलीवर कर सकते हैं, यील्ड, अलग अलग तरह के वैरायटी के वेपन्स बना रहे हैं ये, और इनका पॉस्चर भी अब ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो लो यील्ड वेपन जैसे हमने बात करी, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, और इससे जो इनकी आर्मी है इसका इस्तेमाल कर सकती है बैटल फील्ड में, जो बहुत ही खतरनाक है, अभी तक कभी हुआ नहीं है। और इससे होगा क्या, इनकी सेना को कम नुकसान होगा, और न्यूक्लियर वेपन सामने वाला इस्तेमाल करने से पहले डरेगा कि भाई आप किसी के सिविलियंस पे अटैक तो नहीं करना चाहते। मिलिट्री में अटैक जब होते हैं तो काफ़ी फौजियों और जवानों की जान जाती है, लेकिन वो सिविलियंस पे अटैक करने से पहले कतराते हैं, क्योंकि आम लोगों के ऊपर अटैक करने से पहले आपको सोचना पड़ता है। और ये लो यील्ड डिवाइस जो है, ये इसी की एक समस्या है कि भाई अगर वो बैटलफील्ड में इस्तेमाल करें तो इंडिया क्या करेगी। उसी प्रकार जो बीजिंग ने अभी तक, हमें पता है चाइना ने CTBT पे हस्ताक्षर किए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान ट्रीटी। इसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेटअप है जिसके तहत आप जो डेटा है, जो आपके पास जो भी आप न्यूक्लियर आपकी फैसिलिटीज़ हैं जिनसे आप न्यूक्लियर पावर भी बनाते हैं, उन सभी फैसिलिटीज़ को का डेटा आप IMS यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम असल में CTBTO के अंदर ही काम करता है, जो देखता है कि कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले न्यूक्लियर इक्विपमेंट से। अब यहाँ हमने देखा है कि चाइना उसको छुपा के रख रहा है, वो डेटा शेयर नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब कि वो जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका इस्तेमाल शायद लो यील्ड वेपन बनाने के लिए करना चाह रहे हैं, और उनकी कैपेबिलिटी जैसे मैंने बोला बढ़ गई है। अब उन्होंने DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, जो इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये पूरे एशिया को कवर करती है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से स्टार्ट हो रही है, और इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास हैं। इसके पास ऐसी JL-2 सबमरीन है जो कि लगभग 7200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। तो पूरा एशिया खतरे के घेरे में है, और इंडिया तो स्पेसिफिकली है ही। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला कि इनका जो पॉस्चर है वो लॉन्च ऑन वार्निंग पे पहुंच गया है, कि अगर हमें डाउट हुआ कि हमारे सामने वाली कंट्री जो हम पे हमला कर सकती है वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने ही वाली है, तो हम उससे पहले लॉन्च कर देंगे। तो ये सब देख के आपको लग रहा है ना कि इससे मिस कैलकुलेशन हो सकती है। उनको लग सकता है कि चलिए वो अटैक करने वाले हैं, इससे पहले हम अटैक कर देते हैं। तो समस्या यही आ रही है कि अब इंडिया के सामने क्या प्रॉब्लम है कि हमने तो भाई पहले नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी लगाई हुई है, लेकिन चाइना के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे वॉरहेड हैं। उन्होंने 700 न्यूक्लियर वॉरहेड ऑलमोस्ट जनरेट कर लिए हैं। उनके पास कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, और अब तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी लग रहे हैं, छोटी यील्ड वाले, तो बैटलफील्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। अब इंडिया इसके लिए क्या कर सकता है? इंडिया के पास प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने अपना जो सेटअप तैयार किया है कि इंडिया भी ट्रैक करेगा मिसाइल्स को, जो न्यूक्लियर वेपन्स आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, जो शील्ड बनाएगा। इतने सारे वेपन्स होने के बाद अब किसी के पास 700 न्यूक्लियर वेपन है, तो 25-30 ने अगर इंडिया के खिलाफ लॉन्च कर लिए, तो आपका जो भी डिफेंस सिस्टम है वो इतने न्यूक्लियर वेपन्स को कभी रोक नहीं पाएगा। और चाइना ने खुद अपने लिए HQ-19 इंटरसेप्टर्स बनाए हैं, जो कि मीडियम और शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में कामयाब हैं। तो इंडिया के जो भी न्यूक्लियर वेपन्स अगर कभी ज़रूरत पड़ी भी मिसाइल्स को, तो उनको इंटरसेप्ट करके बाहर रोक सकता है, जबकि उनके पास ढेर सारे वेपन्स हैं और उनके आसपास कोई पाकिस्तान जैसी कंट्री नहीं है। तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, और जो ये इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल है उसके लिए भी खतरा है कि जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं इंडिया के, अगर हो सकता है वो कहें कि हमें खतरा है और वो न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दें और इंडिया के सारे जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको पहले ही तबाह कर दे, तो इंडिया के पास कैपेसिटी ही नहीं होगी दोबारा अटैक करने की। तो न्यूक्लियर वेपन्स होते हुए भी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है, और ये सारी चीज़ें हैं जो अब इंडिया को सोचनी पड़ेंगी। इसके लिए इंडिया क्या कर सकता है? अब यहाँ हमें क्या करना चाहिए? हमें क्वांटिटेटिव न्यूक्लियर बैलेंस बनाना चाहिए कि कम से कम कुछ वेपन्स हमारे पास इस मात्रा में हो कि हम फर्स्ट स्ट्राइक को झेल सकें। दूसरी, इंडिया का न्यूक्लियर पोस्चर भी थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। जैसे हमने देखा पहले भी इसके बारे में बात की गई है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को बदल के हम कुछ और कर सकते हैं, जैसे चाइना ने किया। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये एक पॉलिसी डिसीजन नहीं है। ये इन जो ये ऑथर है ये ऐसा कह रहे हैं कि ये इनकी तरफ से इनको ऐसा लग रहा है कि हमें करना चाहिए, हमारे अपनी रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। यानी हर, जैसे कहते हैं ना कि इंडिया पे कोई अटैक हुआ
तो इतना हमें पता होना चाहिए कि हम कहीं और से भी मारक क्षमता रखते हैं, ताकि कोई देश अटैक करने से पहले कई बार सोचे। और इसके अलावा इंडिया को देखना पड़ेगा कि जो उनकी नेवी है चाइना की, अभी तक चाइनीज़ नेवी इंडियन नेवी से बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हुई है, लेकिन हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी वाली न्यूक्लियर सबमरीन्स बना ली हैं। उन्होंने और ज़्यादा अपनी नेवी नेवल प्रेजेंस बना ली है, चाहे इंडियन ओशन हो चाहे पैसिफिक ओशन हो, और ओशन मैपिंग भी कर रहे हैं वो। तो इसको देखते बहुत ज़रूरी है कि इंडिया बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक का रीजन जो है, जो इंडिया के आसपास का रीजन है, वहाँ अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करे और अपनी सबमरीन, अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस रीजन में बढ़ाए। और ये चीज़ें करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया स्ट्रेटजिकली और सिक्योरिटी वाइज हमेशा इनसिक्योर रहेगा अगर वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो ये बातें थी चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। और जैसे हमने देखा कि इंडिया ऑलरेडी जो उनकी सबमरीन डिप्लॉयमेंट से बहुत पीछे रह रहा है धीरे धीरे, तो इंडिया को रिक्वायरमेंट है खुद की भी चीज़ें डेवलप करने की और उनको काउंटर करने की भी। आगे बात आती है आयुर्वेदा के बारे में। क्या आयुर्वेदा एक रियल साइंस है और क्या कैसे इसको बनाया जा सकता है एक वायबल ऑप्शन। सबसे पहली बात जो आयुर्वेदा के बारे में आती है, क्या कोई चीज़ साइंस कब कहलाती है, किसे कह सकते हैं कोई चीज़ साइंटिफिक मेथड है। जब किसी मेथड को आप क्लियरली कह सकें सही या गलत, तभी वो साइंटिफिक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ सूरज जो है वो पूर्व की दिशा से उगता है, अगर आप बोल सके कि नहीं वो सूरज पूर्व की दिशा से नहीं उगता, पश्चिम से उगता है, मतलब आप उसको फॉल्सिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँगा कि पानी आग में डालने से आग बुझ जाएगी, तो पानी आग में डालने से आग बुझ जाएगी, आप पानी को आग में डालेंगे, अगर आग बुझी तो मेरा स्टेटमेंट सही है, अगर नहीं बुझी तो मेरा स्टेटमेंट गलत है। मतलब उसको फॉल्सिफाई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं वो सही है या गलत है। तो फॉल्सिफाइबिलिटी एक पहला प्रिंसिपल है किसी भी चीज़ को साइंटिफिक बताने या मानने से पहले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉन्टेक्चुअल होती हैं, जो सब्जेक्टिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे अच्छे काम करने से आपके जीवन में अच्छा होगा। अब ज़रूरी तो नहीं है अच्छे काम करने से जीवन में अच्छा होगा, मैं इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, फॉल्सिफाई नहीं कर सकता, इसको प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये बस एक स्टेटमेंट है, इसको फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता। साइंस काम करता है उस प्रिंसिपल पे जहाँ किसी भी चीज़ को फॉल्सिफाई किया जा सके। तो जैसे हम दवाइयाँ लेते हैं तो हमें पता है कि अगर आप एक क्रोसिन खाएंगे या एक पर्टिकुलर दवाई खाएंगे तो उसे खाने से आपका सर दर्द चला जाएगा। वो इसलिए पता है हमें क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट हुए हैं, वो वेरीफाइबल है कि हाँ ये दवा इस पर्टिकुलर बीमारी में काम करती है। लेकिन आयुर्वेद में प्रॉब्लम यह है कि वो चीज़ें नहीं हुई हैं, इसलिए वो साइंटिफिक कहलाने की अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि ऑथर का कहना है कि किस तरह से हम आयुर्वेदा को में चेंजेस ला सकते हैं। पहली बात, पेंडेमिक में हमने देखा कि लगातार लोग आयुर्वेदा की मेडिसिन खुद से खा रहे थे कुछ भी, कि भाई ये खा लो इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और जैसे गिलोय या दालचीनी का इस्तेमाल किया गया और कई लोगों पे इसने काम भी किया। पर समस्या ये है कि क्या है गिलोय और क्या है दालचीनी, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। और कोई भी व्यक्ति जो आयुर्वेद के डॉक्टर है वो कुछ भी लिख के दे रहे हैं कि भाई आप ये खा लो, या कोई कह रहा है कुछ और खा लो, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इससे आपको कोविड नहीं होगा, जो क्लेम्स बिल्कुल भी बैक्ड अप नहीं है डेटा और फैक्ट्स के साथ, उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद बिल्कुल भी बेकार है। आयुर्वेद का कुछ इस्तेमाल हो सकता है, आयुष मिनिस्ट्री किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकती है उसके बारे में यह बात की गई है। अब हुआ ये कि कई लैब्स ने बोला कि आयुर्वेद के साथ वो कोरोना का इलाज कर सकते हैं या बूस्ट कर सकते हैं आपकी इम्यूनिटी को, जबकि कई ऐसे साइंटिस्टों ने बोला कि ऐसी कोई बूस्ट बन नहीं सकती, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक ऑनलाइन केस रजिस्ट्री बनाई थी जिससे पता लग सके कि शायद कुछ करने से, आयुर्वेदा की मेडिसिन का इस्तेमाल करने से अगर हमें सीधा सीधा प्रभाव दिख रहा है तो उसकी एक डायरेक्टरी बनाई जाए। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए गए लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाए क्योंकि उतना डेटा नहीं था। कोई भी जो क्लिनिकल ट्रायल है वो पब्लिश होने के लिए आपके पास एक डेटा सेट होना चाहिए, एक बड़ा सैंपल होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेदा का जहाँ भी इस्तेमाल किया गया, जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन इस्तेमाल की गई, वो उस तरह की नहीं थी। उनके प्रोटोकॉल जो साइंटिफिक होते हैं, ICMR के प्रोटोकॉल से उनको फॉलो नहीं किया गया, तो वो कंप्लीटली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं थी। और जो कुछ पेटेंट या प्रॉपर्टी भी दी गई, जो भी बता गया कि चलो इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है आयुर्वेदा की इस मेडिसिन से या इस जड़ी बूटी से, उस पर भी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ, उसको प्रॉपरली उसको पेटेंट नहीं बनाया गया। और जब तक आप किसी चीज़ का पेटेंट नहीं लेते तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ इस चीज़ का इस्तेमाल करने से इस चीज़ का इलाज हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं देखी गई। और जो मिसकम्युनिकेशन है कि जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पढ़ के आ जाते हैं और वो कहते हैं हम आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, और वो बिना किसी भी ज्ञान के कोई भी चीज़ किसी को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। क्योंकि जैसे हमें पता है कि मेडिकल साइंस में एक प्रॉपर फॉर्मेट है, ये दवा है, ये सर्जरी का ये तरीका है, जबकि आयुर्वेदा में ऐसा कुछ नहीं है, कोई फॉर्मुलेशन नहीं है और क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। इस चक्कर में जो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन काम भी करती हैं वो भी बदनाम हो जाती हैं। अब अगर गिलोय के इस्तेमाल से लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ी भी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि वो गिलोय इस्तेमाल कर रहे हैं या एक फरीद बूटी होती है जो बिल्कुल गिलोय के जैसे दिखती है, या वो खा रहे हैं,
तो इसलिए पहले आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस और उसकी सही इस्तेमाल को पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें आयुर्वेदा का सही इस्तेमाल करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको अलग करना पड़ेगा जो जनरल मेडिकल साइंस है उसके कुछ चीज़ों के मुकाबले। कि अब नॉर्मली कहा जा रहा था, आप बोलिए कि ये इलाज करता है या नहीं, उस सीधा सीधा ये बोलने के बजाय कि आयुर्वेदा कोरोना का इलाज कर दे रहा है या किसी बीमारी का इलाज कर दे रहा है, उसके बदले में अगर जो वर्कफोर्स या जो चीज़ें आयुर्वेदा या आयुष मिनिस्ट्री के पास है उसका इस्तेमाल एज ए वर्कफोर्स किया जाए। मतलब किसी व्यक्ति को अगर पेंडेमिक के दौरान कोरोना वायरस हुआ था तो उनको सिर्फ इलाज के अलावा और भी कई चीज़ें चाहिए थी। कुछ लोग खुद ही रिकवर कर गए, लेकिन उनको चाहिए थी केयर, उनको चाहिए थी काउंसलिंग, उनको चाहिए थी मॉनिटरिंग। तो कम से कम अगर जो हमारी वर्कफोर्स अभी जो इसमें संलिप्त है उसका इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते थे कि जो इलाज करने के बजाय उनको हेल्प करती, जो पेशेंट अभी जिनको जो रिक्वायरमेंट है हेल्प की, कि आपको क्या खाना चाहिए, किस तरह आप आराम करें, या क्या आपकी बॉडी टेम्परेचर है, किस टाइम पे कौन सी दवा ले सकते हैं आप, चाहे वो एलोपैथी की दवा क्यों ना हो। तो रेदर देन यूजिंग एज अ सॉल्यूशन, इसको आप एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज अ पोटेंशियल वर्कफोर्स इस्तेमाल कर सकते थे, ये ऑथर का कहना है। कई आयुष हॉस्पिटलों को कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया, लेकिन वो छोटे मोटे केसेस को ही सॉल्व करते थे। अब ये और ज़्यादा, जैसे हम कह रहे हैं, वर्कफोर्स की तरह इस्तेमाल तभी होगा जब जो आयुष मिनिस्ट्री है और जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो और एक पॉलिसी डॉक्ट्रिन हो कि क्या क्या कौन करेगा, या आयुर्वेदा क्या चीज़ हैंडल कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को पता रहे कि अच्छा इनके जो हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष के अंदर जो यूनानी आयुर्वेदा फॉलो करते हैं वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और तभी जाकर एज अ एडिशनल वर्कफोर्स इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि एक सूडो साइंस है, ये साइंस ही नहीं है भाई। जैसे मैंने बताया, फॉल्सिफाइबिलिटी का प्रिंसिपल आयुर्वेदा पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कोई पेपर नहीं छपा है, कोई गारंटी नहीं है, या कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। आमतौर पे डबल ब्लाइंड टेस्ट होते हैं किसी दवा को चेक करने के लिए। डबल ब्लाइंड टेस्ट मतलब अगर आप एक पेशेंट हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जब आपको मेडिसिन देगा तो डॉक्टर को भी नहीं पता होगा कि आपको कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, जो टेस्ट हो रही है वो प्लेसिबो या कोई और आप पेशेंट है तो आपको भी नहीं पता होगा कि आपको कौन सी दवा दी जा रही है। यानी दोनों लोग ब्लाइंड हैं, आपको भी नहीं पता कौन सी दवा दी जा रही है, डॉक्टर को भी नहीं पता कौन सी दवा दी जा रही है। जब कोई दवा टेस्ट होती है तो ऐसे होती है। ऑब्जर्वर, यानी अगर आप ट्रायल है जो आप कह रहे हैं कि हाँ ये ट्रायल मुझ पर की जा सकती है दवा, तो आपको पता नहीं रहेगा, ना ही डॉक्टर को पता रहेगा। जब रिपोर्ट आ जाएगी, वो पूरी टेस्टिंग हो जाएगी, तभी आप दोनों को रिवील किया जाएगा कि इस पेशेंट को कौन सी दवा दी गई थी। जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो जो प्लेसिबो होता है, प्लेसिबो मतलब कोई भी ऐसी रैंडम सी दी जाती है जिससे पता नहीं होता कि उसका कोई इम्पैक्ट होता भी है नहीं, ताकि डॉक्टर को ये ना पता हो कि आपको कौन सी दवा दी गई है, ताकि उसका जो बायस है वो लग जाए। डॉक्टर को लग रहा है कि मेरी दवा जो है ये काम करती है, तो आप में जो भी चेंजेस आएंगे तो उस डॉक्टर हो सकता है दवा को बोले अच्छा इस दवा की वजह से चेंजेस आए हैं, या अगर वो दवा को पसंद नहीं करते तो वो कहेंगे नहीं ये दवा दी इसलिए बदलाव आए हैं। तो इसलिए उनको पता ही नहीं कि दवा दी भी गई है या नहीं दी गई है, वो ब्लाइंड है डॉक्टर को। और पेशेंट को भी नहीं पता कि उसको कौन सी दवा दी गई, जो टेस्ट की गई है वो वाली, या जो पहले से चली आ रही है वो, या एक प्लेसिबो, ताकि पेशेंट को भी जो साइकोलॉजिकल और जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो उत्पन्न ना हो, शायद मैंने दवा ली इसलिए बीमार पड़ गया। इसे कहते हैं डबल ब्लाइंड टेस्ट। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में डबल ब्लाइंड टेस्ट नहीं किए गए और वो किए भी नहीं जा सकते। तो उसके बदले में ऑथर कह रहे हैं कि हम एक लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट करें। लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट मतलब लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाए कि अच्छा अगर किसी को आयुर्वेदिक मेडिसिन दी गई है एक बीमारी के लिए 5 साल या 6 साल, तो ऑब्जर्व करें कि अच्छा इतने समय अंतराल के बीच अगर किसी को दवाई दी गई तो कैसे कैसे बॉडी में काम कर रहा है, क्या चेंजेस आए, और उसको पूरी तरह ट्रैक किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए, डेटा कलेक्ट किया जाए, ताकि बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके कैपेसिटी समझने की कि आयुर्वेदा कैसे काम करता है, रेदर देन जो एलोपैथी में सिस्टम या प्रिंसिपल फॉलो होते हैं उनको फॉलो करने के। तभी जाके ये चीज़ें काम करेंगे। और क्योंकि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें एक प्रोटोकॉल नहीं है, सभी एक प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। डॉक्टर एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि आप जाएंगे तो आप कुछ टेस्ट लिख के जाएंगे, ब्लड टेस्ट, और फिर उसमें देखा जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग टेस्ट होते हैं। आयुर्वेदा में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिसके बारे में आपको बता रहा था वो करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऑथर ऐसा कह रहे हैं कि हमें लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ करनी चाहिए, ताकि हम देख सकें कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे इतने समय में इस आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करने के बाद क्या प्रभाव होता है। तभी जाकर हम इसके बारे में और साइंटिफिकली और पब्लिशेबल डेटा या कंटेंट ला पाएंगे। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब जो पेशेंट्स हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेदा वाले डॉक्टर्स हैं, इनको पता हो कि पेटेंट कैसे फाइल किए जाते हैं, क्या फॉर्मुलेशंस होती हैं, और हम सबसे पहले लिमिट करें कि कौन से इंस्टीट्यूशंस आयुर्वेदिक एजुकेशन देते हैं। ट्रायल प्रॉपरली किए जाए, रिलायबल ट्रायल हो, और जो फार्मेसीज़ हैं
उनको बताया जाए कि भाई ये फॉर्मूला है इस दवाई का, आपको इसी फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है। नॉर्मली अभी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से फॉर्मूले बनाता है, अपने हिसाब से चीज़ों को मिक्स करके दवाइयाँ बना देते हैं। इसे रुकना पड़ेगा और प्री मार्केटिंग स्टडीज़ करनी पड़ेगी। और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो हैवी मेटल वगैरह होते हैं, जैसे धातु कहते हैं, हैवी मेटल्स का इस्तेमाल करने से हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर होता है। और कई जगह कई जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसे देखना बहुत ही आवश्यक है। और ये सब चीज़ें जब फॉलो होंगी तभी क्वालिटी मेडिसिन या क्वालिटी प्रोसेस बन सकेगा, जिससे आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके। और कॉलेजेस को कंट्रोल करना तो बहुत ही ज़रूरी है कि इतने ही कॉलेज हों जो रेगुलेटेड हों, जिनको ट्रैक किया जा सके, ताकि ढंग से हम जो अच्छे क्लिनिक्स हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो पढ़ कर आएँ और वो फॉर्मूले जाने, वो जाने कि कौन सी दवा किस समय इस्तेमाल होती है, दवाओं की टेस्टिंग हो, ट्रायल्स के थ्रू फॉलो किया जाए, तभी जाकर आयुर्वेदा एज अ ऑल्टरनेटिव टू एलोपैथी साइंटिफिकली खुल के आगे आ पाएगा। और जो अभी अंधाधुंध जो कॉलेजेस खुल रहे हैं वो रोकने चाहिए। अब पॉइंट ये भी कि ये आर्टिकल हमने पढ़ा क्यों इंपॉर्टेंट था। ये आर्टिकल इसलिए पढ़ा हमने, इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि इंडिया के पास जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर खासतौर पर आयुर्वेदा का बहुत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स कई जगह इंडिया में नहीं हैं। और एलोपैथी में माना जाता है कि प्राइमरी हेल्थ, जब छोटी कोई बीमारी है तो उनका इलाज इनके थ्रू भी किया जा सकता है। तो अगर हम इनको प्रॉपर स्टडीज़ के थ्रू बेहतर तरीके से डेवलप करें और क्लिनिकल ट्रायल्स हों और पब्लिश्ड डेटा हो और एक प्रॉपर डायग्नोसिस के थ्रू चेक किया जाए कौन सी दवाइयाँ एप्लीकेबल हैं, तो जाके हमारी हेल्थ पे और कुछ जो हेल्थ प्रॉब्लम्स छोटे लेवल पे उनको सॉल्व किया जा सकता है। और इसको मिक्स नहीं करना चाहिए एलियोपैथी के साथ, क्योंकि सर्जरी और सर्जिकल मेथड्स प्रॉपर एक साइंटिफिक टेम्पलेट फॉलो करते हैं। तो जब तक ऐसा साइंटिफिक टेम्पलेट आयुर्वेदा में बनकर सामने ना आए तब तक हम आयुर्वेदा को नहीं कह सकते कि चलो एलोपैथी हटा के यही सब कुछ का इलाज कर लेगी। तो ये हो गई इस आर्टिकल की बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल बात करता है कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आई हैं, जीएस पेपर 2 का टॉपिक उसके बारे में बात करता है, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में। अब इस आर्टिकल में बोला गया है कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ राज्य जो है वो लगातार कई सालों से रैंक में टॉप पे रह रहे हैं। जैसे इंदौर की बात कर लें, सूरत की बात कर लें, छत्तीसगढ़ इस बार का क्लीनेस्ट स्टेट है, वाराणसी क्लीनेस्ट गंगा सिटी है, और ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन एक ट्रेंड आप देखेंगे, कई सारे स्टेट और कई सारे जो इंपॉर्टेंट शहर हैं वो किसी न किसी कैटेगरी में अवार्ड जीते ही जा रहे हैं। तो इनका कहना है कि भाई जब आप हर स्टेट को अवार्ड दे ही जा रहे हो तो फिर पता कैसा चलेगा कि रियलिटी में कौन सा स्टेट साफ है, कौन सी सिटी साफ है, कौन सी गंदी है। और अगर आपका वही इंदौर वही सूरत हमेशा टॉप रैंक पे रहने वाले हैं, इसका मतलब उनका सेटअप पहले से ठीक था। तो होना ये चाहिए ना कि आप रैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो जो पीछे के रैंक वाले स्टेट्स हैं वो आगे आएँ। क्लासेस में रैंक दी जाती थी तो कि जो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक के स्टूडेंट्स हैं वो जो पीछे रह गए 3rd या 4th या 10th या 12th या 18th, वो सोचे कि चलो हमें भी रैंक 1 प्राप्त करनी है, हम भी उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाएं। इनका कहना है यहाँ जो आपके लैगर्ड स्टेट्स हैं वो वहीं के वहीं रह रहे हैं और जो टॉप के स्टेट्स हैं वहीं के वहीं रह रहे हैं, तो इससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी उसके बारे में बात की गई और क्या रेलेवेंस है इसकी, ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स की, वो हम जानते हैं। इसमें सबसे पहली बात कि कौन करता है ये सर्वे। तो जो ऑर्गेनाइजर हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और लगभग 4,500 शहरों में 1 महीने तक फीडबैक लिया था, तब जाके रैंकिंग बनाई जाती है। इसमें आपकी डिफिकेशन फ्री रेटिंग होती है, गार्बेज डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सबको देखा जाता है। और इनको जो ये शहरों को बांटती हैं कि भाई कैसे कौन सा शहर किस कैटेगरी में आएगा, पॉपुलेशन वाइज डिवीजन होता है। और हर स्टेट से कुछ शहर इसमें कम्पीट करते हैं। जिन जिन स्टेट्स में 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनमें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जो है रैंक 2nd और 3rd है, जबकि 100 से कम वालों में झारखंड को क्लीनेस्ट सिटी बताया गया है। जबकि जैसे बताया हमको गंगा सिटी के नाम पे वाराणसी सबसे क्लीनेस्ट शहर के नाम से देखा जा रहा है। तो अब इतने सारे राज्य आपने बेस्ट सबसे क्लीनेस्ट सिटी या अवार्ड्स आपने दे दिया, लेकिन क्या वो एक दूसरे से कुछ बोरो कर पा रहे हैं? क्या कोई इनोवेटिव चैलेंजेस वहाँ आए या नहीं? देखिए, इस रैंकिंग का फ़ायदा ये है कि हमें पता लग रहा है कि हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास एक स्केल है चेक करने का कौन सा शहर सबसे साफ सुथरा है और किस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी चल रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। अब जैसे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सूरत और नवी मुंबई को आपने दिव्य कैटेगरी में इनको प्रेरक दौर सम्मान दे दिया। तो ये अवार्ड्स इनको दिया जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ ये काम कर रहे हैं इस सेक्टर में सफाई के लिए। लेकिन और कहाँ जो बाकी स्टेट्स में प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम इलाहाबाद की बात करें, वो क्या सूरत से सीख सकता है? इस तरह की चेंजेस जो शहरों में होनी चाहिए उनके ऊपर कोई बात नहीं की गई है। लगातार कुछ शहर परमानेंटली आपके टॉप आ रहे हैं रैंक में और 6 साल से आपकी रैंकिंग आ रही है, लेकिन ये रैंकिंग अचीव क्या करना चाह रही है? क्या जिन शहरों की रैंक्स पहले बहुत ख़राब है, क्या उन शहरों ने एक्सेसिव फंड या अतिरिक्त फंड निकाले अपने लोकल बॉडीज़ के लिए कि वो सैनिटेशन पे खर्च करें, या सिर्फ रैंकिंग पब्लिश हो रही है? जो पीछे के स्टेट्स हैं उन्होंने आगे अगले स्टेट से, सूरत से या फिर लेट्स से इंदौर से क्या सीखा?
अगर नागपुर की रैंक बहुत अच्छी है और मुंबई की रैंक बहुत खराब है, तो नागपुर से मुंबई ने क्या सीखा? अगर आप एक मैट्रिक सिर्फ बना दें कि हाँ 4 चीज़ें हो रही हैं तो आपकी रैंक टॉप आ गई, लेकिन सैनिटेशन के तो बहुत से एंगल हैं। सैनिटेशन मतलब साफ पानी भी होना चाहिए, पॉल्यूशन का लेवल क्या है। अब आपने न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर ऐसा बोला कि बहुत साफ और सुथरा इलाका है, लेकिन यहाँ हैवी पॉपुलेशन रहता है अभी के सीजन में, दिसंबर के टाइम में, तो क्या वो काउंट होगा उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो एक मैट्रिक से आप इसको जज नहीं कर सकते, इसके कई सारे एंगल्स हैं, वो भी होने चाहिए। क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या इन्होंने दूसरी सिटी से अडॉप्ट किया, क्या चेंजेस लाए गए, ये सभी चीज़ें इसमें ऐड होंगी, तभी हमें एक प्रॉपर हॉलिस्टिक रैंकिंग मिलेगी और एक हॉलिस्टिक आउटपुट मिलेगा। तो हमें और ज़्यादा क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होगा अपने शहरों का, ताकि हमें बेहतर रूप से पता चल सके कि किस शहर की क्या स्थिति है और क्या इनइक्वालिटी है, ताकि हम बेहतर रूप से एनालाइज कर पाए और जान पाए चेंजेस के बारे में। अब अगला आर्टिकल बात करता है, आईआर का टॉपिक है कि कैसे रशिया यूक्रेन में लगातार बदलाव कर रहा है और क्या इसका प्रभाव हो सकता है दुनिया भर के ऊपर। पहली बात यह है रशिया, इन्होंने कुछ सालों पहले यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इनके आसपास के जो देश है ना, इनमें कई लोग रशियन बोलते हैं। अब जैसे बेलारूस एक कंट्री है जिन्हें कहा जाता है कि ये रशिया के बहुत क्लोज है, और यहाँ यूक्रेन है जिसको हमेशा खतरा रहता है कि चाइना हमें ऑक्यूपाई ना कर ले किसी दिन। और यूक्रेन में अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि यहाँ पर इनका डोनेट्स्क जो प्रोविंस है, यहाँ पर लगातार रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं, रशिया की बैकिंग वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई या तो हमें आज़ादी दे दो, हम यूक्रेन के साथ नहीं रहेंगे। और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूरा वेस्ट जो है, उन्हें बहुत डर लग रहा है कि कहीं रशिया किसी दिन आके यूक्रेन पे अटैक ना कर दे। अब आपको लगना चाहिए कि भाई क्यों ही यूक्रेन को लेके इतना रशिया इनसिक्योर है। तो इसके पीछे पॉलिटिक्स ये है कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जो पहले यूएसएसआर के काफ़ी क्लोज था। अब बात ये यूक्रेन को समस्या, रशिया के भी क्लोज रहा है पिछले कुछ समय से, लेकिन समस्या अब इनको ये लग रही है कि यहाँ वेस्ट यानी यूएसए की फंडिंग आ रही है लगातार, और ये नेटो अलाय और ज़्यादा वेस्ट के और करीब आने की कोशिश करता जा रहा है। तो अब रशिया को ऐसा लग रहा है बिल्कुल साउथ रशिया के पास ये देश है, इनमें अमेरिका का प्रेजेंस बढ़ रहा है, मतलब हमारी बाउंड्री के पास ही हमारा दुश्मन आके बैठा हुआ है। तो वो लगातार इसको अनस्टेबल बनाना चाहते हैं, और इनमें वही सरकार चाहते हैं जिनको ये कंट्रोल कर सके। हाल में देखा रशिया ने अपने ट्रूप्स भेज दिए उनके बॉर्डर पर। रशिया अचानक ये कर क्यों रहा है? अब देखिए हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में अफगानिस्तान में अमेरिका ने पुल आउट कर लिया। लगातार हम देख रहे हैं चाइना अपने पैर बढ़ाता जा रहा है एशिया में, और अमेरिका को उसे काउंटर करना है। तो और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपने फंडिंग कट कर दी कई अपने जो मित्र राष्ट्र थे उनसे। तो रशिया को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बैकफुट पे, और यही मौका है कि वो अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा दे। वो यूक्रेन में जहाँ और यूरोप में जहाँ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है वहाँ बढ़ा दे, और दिखा सके कि भाई हम जो पुरानी रशिया थी पावरफुल, वो दोबारा उठ के आ गई हैं। तो अभी ईयू में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पीछे पोलैंड है इसके पीछे। तो बेलारूस पोलैंड में प्रॉब्लम बढ़ा रहा है माइग्रेशन के चक्कर में, और यूक्रेन को ऐसा लग रहा है कि बेलारूस और रशिया मिलकर इनके अंदर और समस्याएं पैदा कर रहे हैं, इनके लोगों को भड़का रहे हैं, जो इनके बैक्ड मिलिशियाज हैं उनको हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है, यूएस ने भी ऐसा बोला है कि रशिया शायद यूक्रेन के बॉर्डर पर अटैक ना कर दे। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ब्लैक सी है, लगातार रशिया चाहता है ब्लैक सी में अब उसकी पूरी कंट्रोल है, और अभी है भी उसका कंट्रोल कि ब्लैक सी की सबसे पावरफुल कंट्री रशिया, और वो नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहती कि जो भी बाकी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर एंटर करें, और अमेरिका की प्रेजेंस इस रीजन में उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल बनाती है। तो अब जैसा हमने देखा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कमज़ोर पड़ रहा है, तो उन्होंने दोबारा हर जगह अपने पैर बढ़ाने शुरू कर दिया। उन्होंने पहले बोला है कि यूक्रेन इज लाइक अ वेस्टर्न एयरक्राफ्ट करियर पार्क जस्ट अक्रॉस सदर्न रशिया, यानी उनको हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई कहीं यूक्रेन में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है तो हमारे लिए और समस्या पैदा कर सकता है। तो इससे पहले 2014-15 में जब क्रीमिया पे उन्होंने अटैक किया, तो जब वेस्टर्न पास और अमेरिका ने बोला था कि हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो पाबंदियां लगाई गई, लेकिन रशिया को खास फर्क नहीं पड़ा, और आज क्रीमिया उन्होंने ऑक्यूपाई करके ही रखा हुआ है। उसके बाद एक मिन्स्क पीस एग्रीमेंट हुआ था। मिन्स्क कहाँ पर है भाई? मिन्स्क है बेलारूस में। तो बेलारूस में जाके फ्रांस, जर्मनी और रशिया ये सब मिलके बैठे थे, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया था, पीस एग्रीमेंट की कैसे यूक्रेन में जो समस्या है उसको सुलझाया जाए। तो उन्होंने ऐसा बोला था रशिया ने कि अगर यूक्रेन इस इलाके में जहाँ समस्या है उस इलाके में पावर को डेलीगेट कर दे, मतलब डिसेंट्रलाइज कर दे, और लोकल लोगों को भी थोड़ी पावर दे दे, उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दे दे, तो रशिया कुछ नहीं करेगा। रशिया कहेगा ठीक है। अब आप बोलेंगे रशिया इतना है ही क्यों, इंटरफेयर कर क्यों रहा है? क्योंकि जो बाकी देश के लोग हैं जो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो असल में रशिया बोलने वाले हैं। तो और रशिया कैसा कहना है, जो भी रशियन बोलते हैं वो हमारे ही लोग हैं। तो अब रशिया ने ऐसा बोला था इस एग्रीमेंट के दौरान, जो मिन्स्क की पीस एग्रीमेंट थी, कि वो अगर डिसेंट्रलाइज करे, पावर को ऑटोनॉमी दे, तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और
रिसेंटली भी उन्होंने फाइटिंग को और बढ़ावा दिया, हथियार प्रोवाइड किए, कुछ सपोर्ट दिया, और अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो और कैप्चर करने के इरादे से बैठे हुए हैं कि और एरिया कैप्चर कर लिया जाए, जिससे उनको और ज़्यादा लेवरेज मिले, यूरोप के पास और डर जाए रशिया से। छोटी मोटी कंट्रीज वो करने लगे जो रशिया चाहता है कि वो करे, और इससे होगा क्या, इस डर से यूक्रेन पूरा का पूरा इंटीग्रेट नहीं करेगा, किससे, तो अमेरिका से, नहीं तो उनको लग रहा है कि पूरे वेस्ट के साथ इंटीग्रेट न कर जाए। और यूक्रेन की जो इकोनॉमिक सप्लाईज है, मोस्टली जो रशिया का नेचुरल गैस रशिया से निकल के यूक्रेन होते हुए बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाता है, उनके लिए उनको टैक्स भी देता है, फीस देती है, उससे यूक्रेन की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है, और रशिया उसका इस्तेमाल भी अब यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने के लिए करता आ रहा है। इन सभी चक्करों में लगातार प्रेशर बना के यूक्रेन के ऊपर रशिया चाहता है कि उसका दबदबा बना रहे और दुनिया में उसकी पहचान रहे। तो ऐसे आर्टिकल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कैसे जो हार्ड पावर है उसका इस्तेमाल मिलिट्री कंट्रीज करती हैं, और खासतौर पर PSIR में ऑप्शनल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी था कि यूरोप में क्या गेम चल रही है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल डिस्कस करने के लिए। और इसी टॉपिक में, और जो अभी क्रीमिया में हो रहा है, इसको हम देखते हैं टैक्टिकल इन्वेजन, एक कि एक छोटे से एरिया पे कैप्चर कर लिया, उससे दबाव बना रहे हैं वो, इसीलिए हम देख रहे हैं इसका ठीक वैसा है चाइना जो करता रहता है, छोटी कंट्रीज के छोटे एरियाज पे कैप्चर कर लिया, उन पे दबाव बना लिया कि आप वही करिए जो हम कहना चाहते हैं, ताकि टॉक्स तभी हो जो हम चाहते हैं उस हिसाब से टॉक। और वेस्ट अब लगातार, यानी जर्मनी और फ्रांस दबाव बनाएंगे रशिया पे कि भाई आप कोई तो एग्रीमेंट कर लो, क्योंकि लेकिन रशिया एक अच्छे पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट पर है, तो वो अपने हिसाब से एग्रीमेंट्स को डिसाइड कर सकता है। तो ये था आज का आर्टिकल्स। आई होप आपको अच्छे लगे हों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।